नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। पहले आपको नौतपा वाली उस गर्मी का एहसास कराएंगे जिसकी आग में पिछले कई रिकॉर्ड जलकर खाक हो गए हैं। राजस्थान में पारा 51 डिग्री पर पहुंच गया है और पहाड़ों का तापमान 44 डिग्री के पार है। सवाल है, अगले 6 दिन में क्या आधे हिंदुस्तान पर 55 पार वाला प्रहार होगा? फिर आपको केजरीवाल की जमानत वाली रिक्वेस्ट के बारे में बताएंगे जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भेजी है। केजरीवाल ने कोर्ट में 7 दिनों की राहत मांगी है, लेकिन इसके पीछे जो आधार बताया है उस पर सत्ता का क्लेश छिड़ गया है। आज अमित शाह के 1 नंबर गेम की भी खूब चर्चा है। आज गृह मंत्री ने कहा है 4 जून को राहुल गांधी की पार्टी 40 और अखिलेश यादव की पार्टी 4 का अंक भी पार नहीं कर पाएगी। कर्नाटक में यौन शोषण के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना ने एक वीडियो सफाई पेश की है। प्रज्वल ने कहा है उन पर लगे सभी आरोप झूठे हैं और वो 31 मई को एसआईटी के सामने पेश होंगे। प्रज्वल का यह बयान पूर्व पीएम और उनके दादा एचडी देवेगौड़ा के चेतावनी के बाद आया है। आज आपको सिर्फ कुदरत की गर्मी नहीं दिखाएंगे बल्कि सिस्टम की बेशर्मी भी दिखाएंगे, जिसके कुछ नए सबूत राजकोट और पुणे से सामने आए हैं। राजकोट अग्निकांड में नगर निगम के 5 अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, जबकि पुणे में 2 डॉक्टर गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने नाबालिग आरोपी को बचाने के लिए उसका ब्लड सैंपल कूड़ेदान में फेंक दिया था। सत्ता में आज जिनपिंग की परिवार स्कैनिंग पॉलिसी भी देखिएगा। अब जिनपिंग ने चीन में परिवारों को एक खास कलर कोड देने की तैयारी कर ली है और नाम दिया जाएगा भरोसेमंद, संदेहास्पद या बगावती परिवार। इस पर सत्ता की दिलचस्प कुंजी खोलेंगे। और आपके लिए एक काम की खबर, सरकार ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को फेक इंटरनेशनल कॉल्स को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। इन कॉल्स से लोगों के साथ साइबर क्राइम और फाइनेंशियल फ्रॉड किया जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को इससे जुड़ी कई शिकायतें मिली हैं। आज सत्ता की शुरुआत ऐसी खबर के साथ जिसे देखकर आपको तेज गर्मी का एहसास होगा और हो सकता है कि पसीना भी आने लगे, क्योंकि यह खबर गर्मी वाले सत्ता की चिंता कार्ड से जुड़ी हुई है। आपने एक कहावत सुनी होगी, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। लेकिन इस वक्त देश में पड़ रही भीषण गर्मी के संदर्भ में इस कहावत में एक बदलाव किया जा सकता है कि सुबह का निकला हुआ शाम को जब घर आ जाए तो उसे जला भुना कहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे मीम्स में भीषण गर्मी इस वक्त चर्चा का विषय है। घर हो या दफ्तर, सुबह हो या शाम, सबकी जुबान पर एक ही बात है, बहुत गर्मी है। और इसलिए हमने इस जलाने वाली गर्मी पर आप सभी न्यूज मित्रों के लिए सत्ता की कुंजी तैयार की है, जिसमें बहुत आग है। आपने कुछ दिनों पहले एक शब्द कई बार सुना होगा, नौतपा। लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि नौतपा में गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है, और ये बात सच भी साबित हो रही है, क्योंकि नौतपा के पहले 3 दिनों में ही गर्मी ने लोगों को झुलसा दिया है। और अब सवाल यह है कि जब 3 दिनों में ये हाल है तो अगले 6 दिनों में क्या होगा? तो आपको बता दें कि रविवार को ही भारत के 37 शहर ऐसे थे जहां पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया है, जबकि राजस्थान का फलोदी शहर ऐसा है जहां कुदरत ने आग बरसाई है, क्योंकि यहां पारा 51 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इसके अलावा दिल्ली के नजफगढ़ में रविवार को तापमान 48.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसी तरह 1 जून 2019 के बाद देश के कई शहरों में सबसे ज्यादा गर्मी रिकॉर्ड हुई है। आपने हिंसा और तनाव को देखते हुए धारा 144 लागू करने की बात अक्सर सुनी होगी, लेकिन महाराष्ट्र के अकोला में गर्मी के लिए धारा 144 लगा दी गई है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गर्मी से सिर्फ मैदान ही नहीं बल्कि पहाड़ भी झुलस रहे हैं। और एक जिला ऐसा है जहां तापमान 44 डिग्री के पार हो गया है, उसका नाम भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको उस नौतपा के बारे में बताते हैं जो इस वक्त चर्चा का विषय है। लेकिन ये नौतपा होता क्या है और कब आता है, इसे समझिए। पहले ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो इस दौरान सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि 9 दिनों तक सूर्य रोहिणी नक्षत्र में रहता है। इसलिए इन 9 दिनों को नौतपा कहा जाता है। इन्हीं 9 दिनों में स्थिति कुछ ऐसी बनती है कि सूरज धरती के और ज्यादा करीब आ जाता है और नौतपा के दौरान सूर्य का सीधा प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है, जैसा इस वक्त आप महसूस भी कर रहे होंगे। ये नौतपा 25 मई को शुरू हुआ था और अभी सिर्फ 3 ही दिन हुए हैं, जबकि 6 दिन और बाकी हैं। इसलिए अब लोग सूर्यदेव से रहम की प्रार्थना कर रहे हैं
और चिंता की बात यह है कि जो हालात हैं उसे देखते हुए ये लग नहीं रहा है कि इस प्रार्थना का कोई भी असर फिलहाल होगा। आधे भारत को गर्मी किस तरह से जला रही है वो देखिए। सबसे खराब हालात राजस्थान में है, जहां फलोदी में रविवार को तापमान 51 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। बाड़मेर में यह पारा 49 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि बीकानेर 48.6 डिग्री सेल्सियस पारा रहा। इसके अलावा आपको बता दें कि जब बात दिल्ली की हुई तो गर्मी यहां पर भी नए नए रिकॉर्ड बना रही है। रविवार को दिल्ली के नजफगढ़ में तापमान 48.1 डिग्री और नरेला की बात करें तो 47.8 डिग्री रहा। हरियाणा और पंजाब के कई शहरों में भी सूरज से आग बरसी है। हरियाणा के नारनौल में पारा 47 डिग्री सेल्सियस और फरीदकोट में 47.4 डिग्री रहा। जबकि बात अगर महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश और जम्मू तक की करें तो कुदरत का 3rd डिग्री वाला टॉर्चर यहां पर भी लोग महसूस कर रहे हैं। और अब हम आपको राजस्थान से गर्मी की कुछ डराने वाली तस्वीरें भी दिखाते हैं जो हमारे बीएसएफ के जवानों की है, जिसे देखकर आपको एहसास होगा कि जिस वक्त हम सब एसी कमरों में बैठकर गर्मी पर चर्चा करते हैं, उस वक्त हमारे देश के जवान कैसे बॉर्डर पर गर्मी और लू से एक नई जंग लड़ते हैं। जिस जैसलमेर में पारा 50 डिग्री के कांटे की ओर तेजी से बढ़ रहा है, वहां हमारे बीएसएफ के ये जवान तेज धूप और लू के बीच गश्त कर रहे हैं। आज भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात एक जवान की लू लगने से मौत भी हुई है। लेकिन राजस्थान के हालात सिर्फ रेगिस्तानी इलाकों में ही नहीं खराब है, गर्मी ने शहर में बैठे लोगों को भी झुलसा दिया है और इस गर्मी में प्रशासन के सारे दावे पसीने की तरफ बह गए हैं। इसका एक सबूत हम आपको बाड़मेर के अस्पताल से आई कुछ तस्वीरों से दिखाते हैं, जहां मरीज खुद को गर्मी से बचाने के लिए अपने घर से कूलर और पंखा लेकर आ रहे हैं। बार बार में ठंड में पानी पी रहे हैं और सिर पे रुमाल बांध के, ये तो मजबूरी में काम करना पड़ रहा है। तो देखो आपने ओढ़ी रखा है तो पानी बार बार ले भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मजबूरी है मेरी, नहीं तो मैं घर से बाहर नहीं निकलता आज। हीट वेव, सीवियर हीट वेव और उष्ण रात्रि का यह दौर राजस्थान में अभी भी अगले 2-3 दिनों तक जारी रहेगा। यानी कि अगले 48 से 72 घंटों के दौरान अधिकांश भागों में तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। गर्मी से लड़ने के लिए इस वक्त लोगों की सबसे बड़ी जरूरत है बिजली की। लेकिन सोचिए, अगर बिजली सप्लाई करने वाले ट्रांसफार्मर्स का ही दम फूलने लगे और उन्हें ही कूलर की जरूरत पड़ जाए तो क्या होगा। ऐसी ही चौंकाने वाली तस्वीर मध्य प्रदेश और राजस्थान से सामने आई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए प्रशासन की ओर से कूलर लगाने पड़े हैं और कुछ ऐसा ही तरीका राजस्थान के झुंझुनू में भी निकाला गया है। यानी इस बार गर्मी ने सिर्फ इंसानों का ही नहीं बल्कि मशीनों की भी हालत खराब कर दी है। हालांकि मध्य प्रदेश में बिजली संकट के साथ एक और चुनौती है जल संकट की। इसे लेकर एमपी के अलग अलग हिस्सों में किस तरह का संघर्ष है, इस पर एक रील देखिए। ये आप देख रहे हैं बड़े तालाब का पूरा इलाका और आप यकीन मानिए कि इस तालाब जो कि लबालब भरा होता था, इस तालाब में ही हम खड़े हैं और यहीं पर हम चल रहे हैं। तो भोपाल की लाइफलाइन कहे जाता है। अब ये बात तो सिर्फ भोपाल की हो गई, मगर आप पूरे प्रदेश की बात करें तो इसी तरह के हालात पूरे प्रदेश में बने हुए हैं। पानी भरने आए तो बहुत टाइम हो जाती और रोटी पानी भी अभी तो नहीं बनाई। पानी भर के ले जाएंगे, जब रोटी पानी बनाएंगे छोटे छोटे बच्चे वो भी रो रो के थक जाते।
दोपहर का शाम सुबह पानी की जगह रहता है तो डर भी रहता है। एक इकट्ठी होकर महिला हम जाती हैं, 10 या 15 महिलाएं एक इकट्ठी होकर जाती है, जब वहाँ जा पाते हैं, मतलब अकेले नहीं जा सकते। और रास्ता भी बेकार है वहाँ, मतलब पगडंडी है, थोड़ा सा रास्ता ख़राब है और पैर फिसल जाएगा तो हम पहाड़ी में गिर जाएंगे। वैसे हो सकता है कि इस प्रचंड गर्मी का एहसास करने के बाद बहुत सारे न्यूज़ मित्रों ने अपने परिवार के साथ किसी हिल स्टेशन पर जाने का प्लान भी बना लिया हो, या फिर कई न्यूज़ मित्र हमारी इस खबर को देखने के बाद गर्मी से पीछा छुड़ाने के लिए पहाड़ों पर जाने का मन बना रहे हों, तो उनके लिए भी बुरी खबर है, क्योंकि इस गर्मी से आपके बहुत सारे फेवरेट हिल स्टेशन भी हॉट स्टेशन बन गए हैं। जैसे हिमाचल के ऊना में पारा 44 डिग्री के भी पार हो गया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा धर्मशाला में भी मौसम का कांटा 35 डिग्री तक पहुंच गया। शिमला में तापमान 31 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि नैनीताल जो दिल्ली के सबसे ज्यादा करीब है, बहुत सारे लोग यहां भी जाने की सोच रखते हैं। तो उन लोगों को बता दें कि इस वक्त नैनीताल का अधिकतम तापमान 30 डिग्री के आसपास है। हिमाचल प्रदेश के मसूरी में टेम्परेचर 28 डिग्री तक पहुंच चुका है, जबकि श्रीनगर में भी तापमान 33 डिग्री दर्ज हुआ है और आने वाले वक्त में ये और ज्यादा हो सकता है। यानी आप दिल्ली में रहते हो, देहरादून में रहते हो या फिर पहाड़ों में जाना चाहते हो, ये गर्मी अभी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। ये गर्मी साल 2024 में कैसे नए नए रिकॉर्ड बना रही है और पिछले सारे तापमान पीछे छूटते जा रहे हैं, जरा इसे भी देखिए, समझिए इसे। जैसे साल 2022 में जब गर्मी पड़ी तो रिपोर्ट आई कि गर्मी ने भारत में 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इसके बाद जब साल 2023 आया तो मौसम वैज्ञानिकों की ओर से यह बताया गया कि 2023 पिछले 2000 सालों का सबसे गर्म साल रहा। और अब जब साल 2024 चल रहा है, जो ये गर्मी पूरी दुनिया में जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। और मई की हालत देखकर आपको यह एहसास हो जाएगा कि सूरज कैसे आधे हिंदुस्तान पर आग बरसा रहा है। वैसे गर्मी का असर सिर्फ आपकी सेहत पर नहीं होता, बल्कि इसका आर्थिक इफेक्ट भी खतरनाक है। ये भी देख लेते हैं। इसे लेकर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ साल पहले एक रिपोर्ट जारी की थी और बताया था कि साल 2030 तक गर्मी की वजह से काम करने की प्रोडक्टिविटी में 6% की कमी आ सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, साल 2030 तक इसी गर्मी की वजह से दुनिया के 8 करोड़ लोगों की नौकरी भी जा सकती है। सत्ता में राजनीतिक खबरों की शुरुआत 2 बड़ी घटनाओं से करेंगे और ये दोनों घटनाएं चुनाव प्रचार से जुड़ी हुई हैं। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार का आखिरी हफ्ता चल रहा है और इस हफ्ते 2 बड़ी घटनाएं होने वाली है। पहली घटना 1 जून को चुनाव आखिरी चरण में होगा, यानी 1 जून को वोटिंग खत्म। उस चरण के प्रचार के लिए नेता पंजाब से पटना तक चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। दूसरी घटना 1 जून को अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर रहने की आखिरी तारीख है, यानी 1 जून को जमानत खत्म। पहली घटना में तो कोई किंतु परंतु नहीं है, सब कुछ तय समय से होगा, लेकिन दूसरी घटना में जमानती एक्सटेंशन की कोशिश शुरू हो गई है। पंजाब में चुनाव प्रचार में व्यस्त चल रहे अरविंद केजरीवाल जेल से कुछ और दिन बाहर रहने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। इसके लिए उन्होंने एक याचिका दायर की है, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाए जाने की मांग की है। इसके लिए अपनी सेहत का हवाला दिया है और खुद को कोई बड़ी बीमारी होने का शक भी जताया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि गिरफ्तारी के बाद वजन 7 किलो घटा है। उनके शरीर में कीटोन लेवल इस वक्त हाई है। ये किसी गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं, इसका हवाला दिया गया है। उन्हें पेट, सीटी स्कैन और कई और टेस्ट की जरूरत है। इन सब जांच के लिए 7 दिन का समय दिया जाए, ऐसी अपील की गई है। इन दलीलों के साथ अरविंद केजरीवाल 1 जून के बाद और 1 हफ्ते जेल से बाहर रहने की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जब इस पर सुनवाई करेगा तो पता चलेगा कि अपील स्वीकार हुई या फिर नहीं। फिलहाल इस मांग पर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। बीजेपी इसका विरोध कर रही है तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल की सेहत एक अहम मुद्दा है। ये अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, सडन वेट लॉस, कीटोन्स लेवल का हाई होना किसी सीरियस बीमारी का इंडिकेटर हो सकता है। 30 तारीख तक अरविंद केजरीवाल जी कैंपेन में व्यस्त हैं, उसी के लिए उन्हें ज़मानत मिली है। तो ये टेस्ट करवाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 1 हफ्ते का समय मांगा है।
अरविंद केजरीवाल नौटंकीबाज हैं। पूरे प्रचार में उनकी तबीयत ठीक थी, भीषण गर्मी में भी वो प्रचार कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी उनको, और अभी भी पंजाब के प्रचार में है। लेकिन अंतरिम बेल की अवधि बढ़ाई जाए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। नई नई बीमारियां बताई जा रही हैं। इस तरीके से उनकी इंसुलिन को 15 दिन तक रोका गया, झूठ बोल के रोका गया कि उनको स्पेशलिस्ट देख रहे हैं, और बाद में पता चला कि शुगर के स्पेशलिस्ट नहीं थे। और जब कोर्ट के आदेश पर एम्स के स्पेशलिस्ट ने उनको देखा तो उन्होंने भी कहा कि इनको इंसुलिन की ज़रूरत थी, आप इनको इंसुलिन दीजिए। पर केजरीवाल साहब, आप रोड शो और रैलियों के लिए तो फिट हैं, पर जब आवाज़ लगती है तिहाड़ जेल से कि केजरीवाल हाजिर हों, तो केजरीवाल साहब बीमार हो जाते हैं। वैसे इस खबर से जुड़ा रिमाइंडर यह है कि 21 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। 51 दिन बाद 10 मई को उन्हें नियम और शर्तों के साथ चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिली थी और 2 जून को उन्हें आत्मसमर्पण करना है, लेकिन उससे पहले उन्होंने राहत की याचिका लगा दी है। तो 1 जून की पहली घटना यह है कि अरविंद केजरीवाल की राहत खत्म हो रही है। 1 जून की दूसरी घटना यह है कि चुनाव भी उसी दिन खत्म हो रहा है। इसको लेकर इंडिया गठबंधन ने अभी से प्लानिंग शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान के बाद उसी दिन यानी 1 जून की शाम को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की एक अहम बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में इंडिया गठबंधन के बड़े नेता शामिल होंगे। जानकारी है कि 4 जून के नतीजों को लेकर आगे की रणनीति पर इस बैठक में चर्चा होगी। इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा ये अभी फिलहाल साफ नहीं है। चुनाव खत्म होते ही इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाए जाने से इसके कुछ सदस्य उत्साहित हैं, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि राज्य में आए तूफान को देखते हुए वो बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन उस बैठक को उनका समर्थन रहेगा। एनडीए के सदस्य कह रहे हैं कि सरकार उन्हीं की बनेगी, इन बैठकों से कुछ होने वाला नहीं। भोकाल पानी बनाया जा रहा है। 1 तारीख को समीक्षा बैठक करेंगे। अरे भैया, जो लोग चुनाव से पहले एक साथ नहीं आ पाए, चुनाव में सीटों का बंटवारा एक साथ नहीं कर पाए, वो लोग 1 तारीख को ये लोग बैठेंगे, समीक्षा करेंगे कि कितनी सीटों पे, 300 प्लस सीटों पे चुनाव ये लोग जीत रहे हैं और प्रधानमंत्री कौन होगा। बड़ा बड़ा भोकाल पानी, ताकि 7वें चरण के मतदान पर उसका असर पड़े। 4 जून के बाद भारत में इंडिया अलायंस की सरकार बनने वाली है। इसके इंडिकेशंस साफ दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझ रही है। तो उस सरकार के अंदर क्या कैसा रहेगा, किस तरीके से और दलों को भी उसके अंदर जो है, हमारे जो इंडिया अलायंस के दल हैं, उनके अलावा भी जो दल हैं, हो सकता है वो भी आना चाहें उसके अंदर। तो इस तरीके की सभी चर्चाएं वहाँ होंगी। मतगणना को लेकर के भी एक एक बिंदु किस प्रकार का होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें पेटी खुलने से पहले, ईवीएम खुलने से पहले क्या डिमांड करना है, और हम उस प्रोसीजर से संबंधित बाकी विषयों पर बात करेंगे। थके हारे कुंठा से भरे परिवारवादी दल जो चुनाव के समय में तो इकट्ठे नहीं हो पाए, जो अपना नेता नहीं चुन पाए, संयोजक नहीं चुन पाए, बेईमानी को रोका जाए, जोड़ तोड़ को रोका जाए, मोदी जी की विदाई तय हो चुकी है। वैसे ये बैठक 1 जून को होगी, अभी उस पर वक्त है। उससे पहले 57 लोकसभा क्षेत्रों का चुनाव प्रचार बाकी है, जिसके लिए आज पंजाब से लेकर पटना और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से लेकर यूपी के कुशीनगर तक ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार हुआ। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और अरविंद केजरीवाल ने देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार किया। उत्तर प्रदेश में और बिहार में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, एक बात लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं।
जाई चारे जून तक बाद में हमनी के फरियाले लालू जी ना डराइलन मोदी जी से तो लालू जी के लड़को डरा जाई। मोदी जी की भाजपा की एनडीए की विजय निश्चित है और 4 तारीख को दोपहर को आप देख लेना ये राहुल बाबा के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम के कारण हम हारे। तमाम लोग को उपस्थित रहा। मोदी जी कट गए हैं पूरी जनता से और चंबा की जनता से तो पूरी तरह से कटे हुए हैं। उन्हें आपके संघर्षों के बारे में कुछ नहीं मालूम। आप कैसे जीते हैं, कैसे महंगाई का सामना करते हैं, कैसे बेरोजगारी का सामना करते हैं, उन्हें कुछ नहीं मालूम। बहुत अच्छी यूनिक मीटिंग, मुझे लगता है कि ये यूनिक मीटिंग है। क्या ये जो 400 पार वाली बात कह रहे थे, 400 पार, वो अब 400 हारने जा रहे हैं। देखो, याद रखना, ये समाजवादी पार्टी तो कुछ नहीं करेगी, लेकिन हम कह सकते हैं कि अयोध्या और काशी के बाद अब हम मथुरा की तरफ ही जा रहे हैं। इस बार ऐसा बटन दबाना कि इनकी नानी याद आ जाए। इन्होंने आपको दिल्ली नहीं जाने दिया, इनको इस बार दिल्ली के बाहर भगा देना, इनको दिल्ली में अब मत रहने देना इनकी पार्टी को। कुल मिलाकर दोनों तरफ से एक दूसरे पर जोरदार हमले हो रहे हैं। हालांकि एक ऐसी तस्वीर भी देखने को मिली जो रैलियों में नेताओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाती है। पटना में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की रैली में मंच धंस गया, जिससे राहुल गांधी का संतुलन थोड़ा बिगड़ा, लेकिन उन्होंने खुद को तुरंत संभाल लिया। सुरक्षाकर्मी उनके पास पहुंचे, लेकिन उन्होंने संयम बरतते हुए संकेत दिया कि वो ठीक है। इंडिया गठबंधन के नेता सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर नहीं है, बल्कि AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी उन पर खुलकर हमला कर रहे हैं। पटना में कल ओवैसी ने लालू यादव और तेजस्वी यादव को घेरा। ओवैसी ने कहा कि लालू यादव और तेजस्वी मोदी से नहीं लड़ रहे, वो तो खुद को बचाने की कोशिश में लगे हुए। अगर आज भी तुम सीट हारोगे तो मेरी बात को लिख के रख लो, ये अपने वीडियो में महफूज रख लो। ये नहीं रोक पाएंगे बीजेपी को। आप मेरी बात को लिख के रख लो, ये नहीं रोक पाएंगे। अब मैं जब ये बात कहूंगा तो कल से ये राजद के चमचे ये दम छल्ले पुकार पुकार कर कहेंगे, देखो ओवैसी ने कह दिया। मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। जब 4 तारीख को नतीजा आएगा तो आप बोलेंगे कि हाँ, एक दीवाना आकर ये बात हमसे करके गया था। मगर देर मत करो, ये नहीं रोक पाएंगे मेरे भाई, इनके पास दमखम नहीं है। 2024 के चुनाव प्रचार को देखेंगे तो हर पार्टी अपनी अपनी जीत की कोशिश में जुटी हुई है, अपने अपने परिवार के सदस्यों को जिताने की कोशिश में है, वोटों के समीकरण में खुद को और कई बार परिवार को फिट करने की कोशिश में है। ऐसे में TV9 भारतवर्ष के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बातचीत का एक अंश आपको देखना चाहिए, जिसमें वो बता रहे हैं कि जब वो बीजेपी अध्यक्ष थे, उनके पास उनके बेटे को टिकट देने का प्रस्ताव आया था, जिसे उन्होंने मना कर दिया था। आप भी एक बार सुनिए कि राजनाथ सिंह ने क्या कहा। एक वो दौर था, एक ये दौर है। यहाँ पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, RJD, शिवसेना को परिवारवादी पार्टी कहा जाता है। वो ये कहते हैं कि उनका आरोप लगाया जाता है कि राजनाथ सिंह जी, उनके पुत्र भी जो हैं वो भी विधायक हैं, परिवारवादी वो भी हैं। क्या बीजेपी भी परिवारवादी पार्टी है? अब है, हम हमारे यहाँ है। हमारे 2 बेटे हैं, दोनों अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, लेकिन दोनों की अपना इसी में अपना रुचि है। अपना काम धाम भी लोग करते हैं, ऐसा नहीं है, अपना काम धाम भी करते हैं, लेकिन अब इन लोगों की रुचि है। लेकिन हमारी पार्टी में भी
सारे नेता, इसमें से बहुत सारे नेता ऐसे मौजूद हैं जो कि उस समय इलेक्शन कमेटी और पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर रहे हैं। कोई यह नहीं कह सकता है कि मैंने अपने हाथ से अपने बेटे को टिकट दिया है। कोई नेता यह नहीं कह सकता कि राजनाथ सिंह ने अपने बेटे को टिकट देने के लिए मुझसे कहा है। 2007 में पार्टी का मैं अध्यक्ष था। एक तरफ हमारे अटल जी बैठे थे, दूसरी तरफ अडवाणी जी बैठे थे। तो हमारे स्वर्गीय कल्याण सिंह जी, जिनकी हम लोग बहुत ही इज्जत करते हैं, और हमारे आदरणीय कलराज जी जो इस समय गवर्नर हैं, ये लोग नाम लेकर आए एक विधानसभा क्षेत्र से हमारे बेटे पंकज का। मैंने कहा कि देखिए वैसा है कि ये इसको मैं स्वीकार नहीं करूंगा। मैं अध्यक्ष था ही, क्योंकि मैं अपने अध्यक्ष रहते अपने बेटे को अपने हाथ से टिकट नहीं दूंगा। तो थोड़ा बहुत तो कल्याण सिंह जी पंकज के पक्ष में तर्क देने लगे, हमारे कल्लाज जी भी उनके पक्ष में तर्क देने लगे, क्यों नहीं देना चाहिए, करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो मैंने कहा मैं नहीं दूंगा अध्यक्ष होने के नाते। तो अटल जी ने कहा मेरा डिसेंट नोट कर लिया जाए। अटल जी ने कहा नहीं, पंकज को मिलना चाहिए। अडवाणी जी भी उसी में कह दिया। और फिर अटल जी ने, अनंत कुमार थे या कौन था सेक्रेटरी इलेक्शन कमेटी का, उनको कहा कि जाकर इसकी घोषणा कीजिए। घोषणा हो गई। तो मैं घर पहुंचा तो मैं दुखी था। आशीर्वाद लेने आए तो मैं आशीर्वाद मैंने नहीं दिया। तो उन्होंने जाकर पंकज जी को आशीर्वाद नहीं, तो जाकर अपनी माँ से शिकायत किया, पापा तो बोल ही नहीं रहे हैं, एकदम उनका चेहरा डाउन है। तो उनकी माँ आकर मेरे ऊपर फाट पड़ी, बिगड़ गई। और मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकता। लेकिन पंकज ने बहुत सूझबूझ का परिचय दिया। थोड़ी देर के बाद आए, आंखों में आंसू थे। तो उन्होंने कहा पापा आप नहीं चाहते तो मैं नहीं लड़ूंगा। मेरे कहा बेटा जाओ अटल जी को उनसे मिलके बतला दो। तो अटल जी की जो स्टाइल थी, जब अटल जी को बतलाने गए तो उन्होंने कहा छोड़ो, तुम्हारे पापा ऐसे ही करते हैं। लेकिन फिर बैठा कहा तुम नहीं, ऐसे कैसे हम लड़ पाएंगे जो वो नहीं चाहेंगे। तो जाने दो, ठीक है, चलो पिता पिता होता है। तो 10 साल के बाद उनको अमित शाह जी जब अध्यक्ष बने, 10 साल टिकट नहीं मिला उनको, अमित शाह जी जब अध्यक्ष बने तो उन्होंने टिकट दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये बात इस दौर की राजनीति में इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज नेता अपने परिवार को टिकट देने के लिए पार्टी तोड़ देते हैं या फिर उस पार्टी को छोड़ देते हैं। लेकिन राजनाथ सिंह ने अपने हाथ से अपने बेटे को टिकट देने से इनकार कर दिया था, वो भी तब जब सब कुछ उनके हाथ में था और कोई उन पर उंगली भी नहीं उठा सकता था। सत्ता में आगे बढ़ते हैं और परिवारों से जुड़ी कुछ और बातें करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि भारत में कितने तरह के परिवार होते हैं तो एक सामान्य जवाब होगा न्यूक्लियर यानी एकल परिवार और ज्वाइंट यानी संयुक्त परिवार। लेकिन चीन में मामला जरा दूसरी किस्म का है। वहां परिवार 3 प्रकार के होते हैं और इन 3 श्रेणियों में से आपका परिवार कौन सी श्रेणी का होगा ये शी जिनपिंग और उनके विश्वास पात्र लोग तय करते हैं। अब जरा चीन का पारिवारिक फॉर्मूला ध्यान से देखिए क्योंकि यही सत्ता की अगली कुंजी है। नंबर 1 है भरोसेमंद परिवार, यानी ऐसा परिवार जो जिनपिंग और उनकी सत्ता के प्रति 100% समर्पित है। नंबर 2 पर है संदेहास्पद परिवार, यानी ऐसा परिवार जो जिनपिंग आर्मी के स्कैनर पर है। और नंबर 3 पर है बगावती परिवार, यानी ऐसा परिवार जो जिनपिंग और उनकी सत्ता के खिलाफ बगावत करना चाहता है और वो रेड आर्मी के टारगेट पर है। जरा सोचिए कि जिनपिंग की सरकार को नागरिकों के विद्रोह का इतना डर लगता है कि वो हर वक्त उन पर नजर रखती है और अब तो रंग लगाकर पहचान भी करने लगी है। जिनपिंग और उनकी सत्ता के मोहरे अच्छी तरह जानते हैं कि सारी बगावत और क्रांतियां परिवारों की युवा शक्ति से शुरू होती है और अगर परिवारों को अच्छी तरह दबाकर रखा जाए तो युवाओं के जज्बात उभर कर सामने नहीं आएंगे। और वैसे भी जिनपिंग एक तानाशाह है। वो चाहते हैं कि हर परिवार में उनकी राजनीतिक पूजा अर्चना हो, सब उन्हें सुपर लीडर माने और उनके फैसलों के सामने बिछे रहे। अपनी जासूसी वाली आदतों से चीन कुछ इस कदर लाचार है कि दूसरे देशों के साथ साथ अब अपने ही नागरिकों की जासूसी कर रहा है, वो भी कैटेगरी वाला जाल बिछाकर। आपको बताते हैं कैसे यहाँ पर जासूसी होती है।
दरअसल चीन में अधिकारी आवासीय अपार्टमेंट की इमारतों में गश्त करते हैं, आम लोगों के घरों में होने वाली जो गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज हैं, उन पर ध्यान रखते हैं, उन्हें सुनते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग में पुलिस स्टेशनों की दीवारें कागजों की शीट से ढक गई है। जानकारी जो सामने आई है उसके मुताबिक पुलिस स्टेशन की दीवारों पर हर अपार्टमेंट परिसर के लिए एक अलग शीट है। एक भी नागरिक जासूसी से बच न सके, इसके लिए अपार्टमेंट परिसर के यूनिट के अनुसार बांट दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। इस पर निवासियों के फोन नंबर और बाकी सारी डिटेल्स जानकारियां दी गई हैं। लोगों पर नजर रखने के लिए सेवानिवृत्त भरोसेमंद लोगों की भर्ती भी की जाती है। किसी भी समय जासूसी से संबंधित सारी जानकारियां तुरंत उपलब्ध होती हैं, इसे भी सुनिश्चित किया जाता है। ये ऐसी व्यवस्था है जो चीनी तानाशाह शी जिनपिंग को पसंद आ रही है। जिनपिंग इस नियंत्रण को लोगों की जिंदगी में इतनी गहराई तक उतार देना चाहते हैं ताकि चीन में लोग कभी विद्रोह न कर सके। पुलिस स्टेशन में हर परिवार की कलर कोडिंग कैसे की गई है, ये भी आपको बताते हैं। पीले रंग से जिन परिवारों की जानकारी को रंगा गया है, उसका मतलब है कि इन परिवारों पर शक है और इन पर नजर रखने की जरूरत है। दूसरी तरफ नारंगी रंग सख्त नियंत्रण का संकेत देता है, मतलब ऐसे परिवार जिन पर हो रहा शक यकीन में बदल चुका है और वो बगावती परिवारों की लिस्ट में आ चुके। चीन की इस तानाशाही की मुख्य वजह है जिनपिंग की महत्वाकांक्षा, क्योंकि आज जिनपिंग जो बीजिंग में कर रहे हैं वो कभी चीन के पूर्व तानाशाह माओ त्से तुंग के दौर में होता था। कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो माओ त्से तुंग के दौर में पार्टी की तरफ से नागरिकों को प्रोत्साहित किया गया था कि वो सीसीपी के कथित राजनीतिक दुश्मनों को सबक सिखाएं। उस दौर में प्रोफेसर, उच्च शिक्षित व्यक्तियों समेत उच्च वर्ग के लोगों को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता था। तो फिलहाल सत्ता में वक्त इतना ही था। हमारे साथ सभी न्यूज मित्रों से हम सभी की एक रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल इतना ही।